नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के आधार पर टेस्ट नंबर 26 के ऊपर, जिसके केंद्र में होगा रीति ग्रंथकार कवियों का रचना कर्म और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आलोचनात्मक कथन। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सफलता की सबसे पहली सीढ़ी है निरंतरता। चाहे परीक्षाओं की डेट टले, परीक्षाएं स्थगित हों, लेकिन अगर आप तैयारी में लगे हुए हैं और कंटिन्यू हैं, तो ये मानकर चलिए कि आप इस परीक्षा में सफल होने जा रहे हैं। इसी उम्मीद से हम भी निरंतरता बनाकर रखते हैं कि हमारे विद्यार्थी, लाखों विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि ये चैनल उनका साथ देता रहेगा। उसी प्रयास में हम आज जुड़ रहे हैं और प्रश्नों को देखेंगे और आप लोग भी जो कुछ सब्जेक्टिव तौर पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ा होगा, हमने सब्जेक्टिव तौर पर भी पढ़ाया है, उसके आधार पर अपना मूल्यांकन करेंगे। तो चलते हैं सीधे प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, पूछा गया रस चंद्रोदय किसका ग्रंथ है? ऑप्शन दिया गया मतिराम, केशवदास, कविंद्र, श्रीपति। तो रस चंद्रोदय किसका ग्रंथ है? सही जवाब हो गया, सही जवाब तक आप लोग पहुंच रहे हैं, ऑप्शन सी। कविंद्र नाम के कवि हैं जिन्होंने रस चंद्रोदय नाम से रचना लिखी हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कविंद्र की रचना नहीं है। ऑप्शन दिया गया रस चंद्रोदय, विनोद चंद्रिका, जोग लीला, प्रेम चंद्रिका। तो कविंद्र की कौन सी रचना नहीं है, हमें इसमें बतलाना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, प्रेम चंद्रिका नाम की जो रचना है वो कविंद्र की नहीं है। बाकी जितनी भी रचनाएं, रस चंद्रोदय, विनोद चंद्रिका, जोग लीला, ये तीनों रचनाएं कविंद्र द्वारा लिखी गई। अब प्रेम चंद्रिका किसकी रचना है, आपके दिमाग में आना चाहिए, हमने पहले ही इस रचना पर चर्चा कर ली। अगला प्रश्न है, कविंद्र किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन दिए गए हैं हिम्मत सिंह, गुरुदत्त सिंह, जसवंत सिंह, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर इस पैटर्न पर सवाल पूछा जाता है तो उत्तर देना बहुत आसान होता है, लेकिन आपको यहाँ ये भी पता चलेगा कि आखिरकार कविंद्र किसके दरबारी में रहा करते थे। सही जवाब तो है ऑप्शन डी, ठीक है, कि उपरोक्त में से एक से अधिक। कविंद्र जो थे वो हिम्मत सिंह और गुरुदत्त दोनों के दरबार में रहा करते थे और दोनों के नाम से कुछ उन्होंने रचनाएं भी की हुई हैं। तो जानकारी के लिए आप जरूर ध्यान में रखिए कि कविंद्र नाम के जो कवि हैं उन्होंने वो हिम्मत सिंह और गुरुदत्त सिंह दोनों के दरबार में रहा करते थे। अगला प्रश्न है कि श्रीपति कहाँ के रहने वाले थे? श्रीपति कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन दिया गया कालपी, इटावा, एटा, ग्वालियर। आपका दिमाग दौड़ना शुरू कर चुका होगा कि आखिरकार हमने इतिहास ग्रंथ में पढ़ा था कि श्रीपति कहाँ के रहने वाले थे। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, कालपी नाम की का एक जगह है जहां पर श्रीपति का जन्म हुआ था। ठीक है, सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। हमने इसमें जानबूझकर कुछ ऐसे नाम दिए हैं जो कि अन्य कवियों से जुड़े हुए हैं, तो आपका दिमाग रबर की तरह बढ़ना चाहिए। वैसे तो जब से नोटिस निकली थी कि परीक्षा टीजीटी की टल गई है, तब से आपका दिमाग सिकुड़ गया था। अब उसको फैलाइए, इस तरीके से फैलाइए। तो आपको ध्यान में रखना कि इटावा देव का, एटा, ठीक है, पटियाली आमिर खुसरो का, ग्वालियर भी किसी न किसी से जुड़ा होगा, तो आप जरूर ध्यान में रखिए। मैंने जानबूझकर इस विकल्प में इन नामों को रखा हुआ है, ठीक। लेकिन इस प्रश्न के अनुसार आपको ध्यान में रखना है कि श्रीपति का जन्म कहाँ हुआ था या फिर कहाँ के रहने वाले थे। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। कालपी बहुत ही ऐतिहासिक जगह भी है, उम्मीद है कि वहां के भी एक दो विद्यार्थी इस चैनल से जुड़े होंगे। अगला प्रश्न है कि काव्य सरोज नामक रीति ग्रंथ किसने बनाया था? ऑप्शन दिया गया कुलपति, श्रीपति, मतिराम, भिखारीदास। काव्य सरोज नामक रीति ग्रंथ किसने बनाया था? सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रीपति ने काव्य सरोज नाम का ग्रंथ बनाया था जो कि रीति ग्रंथ पर आधारित है। रीति की जब भी बात की जाती है तो इसमें रस, अलंकार, छंद या फिर सर्वांग निरूपक जो भी लक्षण ग्रंथ रहे
वो आ जाते हैं। तो काव्य सरोज किसका ग्रंथ रहा? श्रीपति का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से श्रीपत की रचना नहीं है। हमें नहीं पर जोर देना है कि श्रीपत की रचना नहीं है। ऑप्शन दिया गया, कवि कल्पद्रुम, रस सागर, अनुप्रास विनोद, कवि कल्पतरु। आपका दिमाग दौड़ना शुरू कर चुका होगा कि आखिरकार हमने इन रचनाओं को किन रचनाकारों के बारे में पढ़ा था, किनसे जोड़कर देखा था। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, कवि कल्पतरु। ये रचना श्रीपति की नहीं है। बाकी ऊपर की जो तीनों रचनाएं, कवि कल्पद्रुम काफी फेमस रचना, एग्जाम में खूब पूछी जाती है। रस सागर आपके लिए नई रचना हो सकती है। अनुप्रास विनोद ये भी नई रचना हो सकती है। कभी भी दिन खराब हो, तो ये सभी जो नाम आप ऑप्शन में देख रहे हैं वो प्रश्न के तौर पर भी आ सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट का मतलब यही होता है कि लगातार नई चीजों को देखना, रिवीजन करना और रिसर्च अप्रोच के साथ उसको पढ़ना। ठीक है, तो श्रीपति की रचनाओं को धीरे धीरे आप अपने दिमाग में बैठा रहे होंगे कि कवि कल्पद्रुम, रस सागर, अनुप्रास विनोद ये तीनों रचनाएं श्रीपति की हैं। कवि कुल कल्पतरु या फिर कवि कल्पतरु आपने एक खास रचनाकार की रचना के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से श्रीपति की रचना नहीं है। प्रश्न वैसा ही है लेकिन विकल्प यहाँ पर चेंज हुआ है। ऑप्शन दिया गया, विक्रम विलास, सरोज कलिका, अलंकार गंगा, काव्य निर्णय। कौन सी ऐसी रचना है जो कि श्रीपति द्वारा नहीं लिखी गई है? सही जवाब तक आप लोग जल्दी जल्दी पहुंच रहे होंगे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। काव्य निर्णय नाम की जो रचना है वो श्रीपति की नहीं है। जब आप इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि श्रीपति की जो रचना है काव्य सरोज, उसी की कट कॉपी पेस्ट है काव्य निर्णय। आप देख रहे हैं कि केवल वर्तमान समय में ही कट कॉपी पेस्ट पद्धति ज्यादा प्रयोग में नहीं लाई जाती है, बल्कि इसके पहले भी लाई जाती थी। हूबहू एकदम से जो काव्य सरोज था उसी के आधार पर भिखारी दास ने काव्य निर्णय लिखा हुआ है। तो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। यानी कि श्रीपति के ऊपर की तीन रचनाएं, जहां उन्होंने काव्य सरोज लिखा वहीं पर सरोज कलिका नाम से भी रचना लिखी, विक्रम विलास नाम से रचना लिखी, अलंकार गंगा नाम से रचना लिखी हुई है। ये सभी रचनाएं कभी भी वन लाइनर क्वेश्चन में आ सकती है, क्योंकि ये सब चमत्कृत करने वाली रचनाएं हैं। इनके नामों में कुछ न कुछ जादू टाइप का है। अलंकार गंगा अगर आ जाता है या फिर सरोज कलिका आ जाती है या फिर विक्रम विलास, तो तुरंत आप लोग बता देंगे ये श्रीपति की रचना है। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत सारे बच्चे पीडीएफ इत्यादि मांगते रहते हैं। हालांकि बहुत सारे बच्चे नाराज भी होंगे कि मैं पीडीएफ नहीं देता हूं, और उसका कुछ कारण भी है नहीं देने का, और एक इसमें सर्वे टाइप का भी है कि कैसे पढ़ाना है आपको। आपको मैं पीडीएफ दे देता, आप याद भी कर लेते सब कुछ, लेकिन इस घटना को आप नहीं जान पाते कि काव्य सरोज की नकल है काव्य निर्णय। ये आपको पीडीएफ में बिल्कुल नहीं मिल सकता। ये जब आप अंगुली पकड़कर साथ साथ में चलेंगे तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। तो 24 घंटे आपके पास हैं, सिर्फ इस चैनल के लिए आप आधा घंटा निकाल कर देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा। मैं तो कहता हूं कि 24 घंटे नहीं बल्कि 24 मिनट अगर आप इस चैनल को दे रहे हैं प्रतिदिन, तो ये मानकर चलिए कि आपका कोई न कोई गार्जियन, आपका कोई बड़ा भाई, आपका सीनियर, आपका कोई शुभ चिंतक है जो कि कहीं से बोल रहा है, आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए हम पीडीएफ नहीं देते हैं, आपको अंदर से मजबूत करने की कोशिश करते हैं। बार बार मैं कहता हूं, और आप लोग इस चीज को कई बार पॉजिटिव लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, कि लोग पीडीएफ लेकर गली चौराहे पर बैठे हुए हैं कि हमारा पीडीएफ ले लो, हमारा पीडीएफ ले लो। ठीक वैसे ही जैसे अंधेर नगरी का बाजार अंक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो जाकर पढ़िए। अगला प्रश्न है, यदि गद्य में व्याख्या की परिपाटी चल गई होती तो आचार्यत्व ये और भी अधिक पूर्णता के साथ प्रदर्शित कर सकते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपरोक्त कथन किसके संदर्भ में? ऑप्शन दिया गया, केशवदास, चिंतामणि, देव, श्रीपति। ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके संदर्भ में कही कि यदि गद्य में व्याख्या की परिपाटी चल गई होती तो आचार्यत्व ये और भी अधिक पूर्णता के साथ प्रदर्शित कर सकते थे। सही जवाब है ऑप्शन डी। श्रीपति के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह बात कही है।
जैसा कि आप जानते हैं कि शुक्ल जी की दृष्टि में रीतिकालीन कवि आचार्य नहीं है बल्कि कवि हैं, लेकिन कुछ ऐसे उसमें कवि हैं जो कि आचार्य के करीब या निकट दिखाई पड़ते हैं। उसमें से श्रीपति भी है और किस तरीके से उनकी बड़ाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ पर की है वो देखने लायक है। अगला प्रश्न है, आचार्यत्व के अतिरिक्त कवित्व भी इनमें ऊंची कोटि का था। रचना विवेक इनमें बहुत ही जागृत और रुचि अत्यंत परिमार्जित थी। झूठ शब्दाडंबर के फेर में ये बहुत कम पड़े। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपरोक्त कथन किसके संदर्भ में है? ऑप्शन दिया गया केशवदास, चिंतामणि, श्रीपति, भिखारी दास। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है, चूंकि हम क्रमशः आपसे जुड़ रहे हैं, तथ्यों को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो हो सकता है कि तुरंत आप बता देंगे सही जवाब है श्रीपति। लेकिन आपको ध्यान रखना है, फाइनल एग्जाम में बहुत सारे विद्यार्थी एलबीडब्ल्यू हो सकते हैं, यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई ये बात किसके बारे में उन्होंने कहा। यहाँ पर आप देखेंगे मजेदार चीज कि जितने भी विकल्पों को हमने रखा हुआ है, इन विकल्पों को रखने का एक खास कारण रहा है। आचार्य केशवदास, चिंतामणि की भी जब बात की जाती है तो रीति ग्रंथकारों में सबसे पहले नामों में जुड़ा हुआ है। श्रीपति के बारे में उन्होंने बतला ही दिया कि अगर गद्य या व्याख्या की परिपाटी रहती तो ये और निखर कर सामने आते। और भिखारी दास के बारे में तो कहा ही गया कि इनमें आचार्यत्व का गुण थोड़ा बहुत रहा है। तो विकल्प आप देखेंगे बहुत आपको क्लोज दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है कि किसके बारे में बात कही जा रही है। अब आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि पावस ऋतु का तो इन्होंने बड़ा ही अच्छा वर्णन किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपरोक्त कथन किसके संदर्भ में है? ऑप्शन दिया गया सेनापति, चिंतामणि, श्रीपति, पद्माकर। पावस ऋतु का अच्छा वर्णन किसने किया है? ऋतु के बारे में जब भी बात की जाती है तो सेनापति का नाम आ जाता है। कंफ्यूजिंग करने वाला हमने यहाँ पर दिया हुआ है, और ये नहीं कि आप कंफ्यूज रहे, हमेशा कंफ्यूजन को क्लियर करके रखिए कि जब भी ऋतुओं की बात की जाती है, प्रकृति चित्रण की बात की जाती है, तो सेनापति का भी नाम आता है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन श्रीपति के संदर्भ में कहा हुआ है कि पावस ऋतु का तो इन्होंने बड़ा ही अच्छा वर्णन किया है। यह बात श्रीपति के संदर्भ में शुक्ल जी की है। सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। अगला प्रश्न है कि कृष्ण चंद्रिका नामक रस और नायिका भेद का एक ग्रंथ किसने लिखा था? कृष्ण चंद्रिका, रामचंद्रिका का तो नाम आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पर कृष्ण चंद्रिका इंटरेस्टिंग है। ऐसे ही रचनाओं को आपको याद करना है। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि सर हम मुझे रचनाएं याद नहीं हो रही। प्लीज याद करने का तो प्रयास कीजिए। मनुष्य स्वभावतः भुलक्कड़ प्रवृत्ति का होता है, लेकिन चीजें याद करेंगे तो जरूर याद होंगी। बातों ही बातों में रामचंद्रिका और कृष्ण चंद्रिका अब आपको क्लियर हो जाएगा कि किसकी रचना है। कृष्ण चंद्रिका नामक रस और नायिका भेद का एक ग्रंथ किसने लिखा था? ऑप्शन दिया गया श्रीपति, देव, वीर, सूरदास। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। वीर नाम के एक कवि हैं जिन्होंने कृष्ण चंद्रिका नाम से रचना की हुई है। हालांकि कृष्ण चंद्रिका नाम से अन्य कवियों ने भी रचनाएं की हुई हैं। सब्जेक्टिव तौर पर हमने पढ़ाते हुए उसको जरूर बतलाया होगा और समय के अनुसार भी बताएंगे। फिलहाल इस प्रश्न के मुताबिक इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अरुण बदन और फरके विशाल बाहु, कौन को हियो है करे सामने जो रुख को, प्रबल प्रचंड निश्चर फिरे आए, भूरी चाहत मिलाए दसकंध अंध मुख को। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर, श्रृंगार, भक्ति, करुण। अरुण बदन और फरके विशाल बाहु, कौन को हियो है करे सामने जो रुख को। पंक्तियों को पढ़ने के बाद आपके मन में जो भी भाव उत्पन्न हो, यह भी टेस्टिंग पॉइंट है। इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद आपके मन में कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है। जाहिर सी बात है कि इसमें उत्साह का भाव आपके अंदर आ रहा होगा। सही जवाब है ऑप्शन ए, वीर रस इसमें है। और वीर का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। ये चीजें भी आप जरूर ध्यान में रखिए, आपको आनंद आएगा। इसी हिसाब से तो तैयारी करना है। आप चीजों को कितना रटेंगे, रटने से कोई काम नहीं है, आप अपने दिमाग को दौड़ाइए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, शीस मुकुट कटिकाछनी कर मुरली उर्माल, यही बानिक मोमन सदा बसव बिहारी लाल। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? श्रीपति, कृष्ण कवि,
बिहारी लाल, भिखारी दास। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? बहुत ही क्लोज फाइटिंग है ऑप्शंस में कि किसका आंसर हो सकता है। इसका जो सही जवाब है यहाँ पर आप लोगों भी दौड़ना शुरू कर दिए होंगे कि हमने पढ़ा था। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, कृष्ण कवि नाम के कबीर हैं, उनके नाम में लगा हुआ है कृष्ण कवि, तो उन्होंने इस पंक्ति को लिखा हुआ है। हमने जानबूझकर बिहारी लाल, भिखारी दास, श्रीपति इत्यादि को रखा हुआ है ताकि आप सही उत्तर तक पहुंचे। सही जवाब हो गया कृष्ण कवि ने लिखा, शीस मुकुट कटिकाछिनि कर मुरली उर्माल, यही बानिक मोह मन सदा बसव बिहारी लाल। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि अलंकार चंद्रोदय नामक रचना किसकी है? अभी हमने इसी प्रैक्टिस सेट में पहला क्वेश्चन देखा था रस चंद्रोदय। न जाने रीतिकालीन कवियों को आप देखेंगे कि उनकी रचनाएं मिलती जुलती हैं, बड़ा कंफ्यूजन होता है। अलंकार चंद्रोदय किसकी रचना है? ऑप्शन दिया गया रसिक सुभति, कुलपति, श्रीपति, बिहारी लाल। तो आखिरकार इसके रचनाकार कौन हो सकते हैं? सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, रसिक सुभति नाम के रचनाकार हैं जिन्होंने की अलंकार चंद्रोदय नाम से रचना लिखी हुई है। और इसी के समानांतर आपको रस चंद्रोदय जरूर ध्यान में आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप केवल वीडियो का स्क्रीनशॉट लेने के लिए परेशान हैं और इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। प्लीज मतलब फोकस कीजिए, अपने प्रश्नों के ऊपर फोकस कीजिए। तो अलंकार चंद्रोदय एकदम से याद रखेंगे आप कि रसिक सुभति नाम के रचनाकार हैं, उनकी रचना है। अगला प्रश्न है कि कमरुद्दीन खां हुलास नामक श्रृंगार रस का एक ग्रंथ किसने बनाया था? ऐसा लग रहा है कि किसी का नाम है, लेकिन इसमें हुलास शब्द आने से आप कोई न कोई रस आपको महसूस हो रहा होगा। कमरुद्दीन खां हुलास नामक श्रृंगार रस प्रधान एक ग्रंथ बनाया था, किसने बनाया था? ऑप्शन दिया गया गंजन, अली मुहिब खां, मुकुट राय, रसिक सुमति। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन ए हो रहा है। गंजन नाम के कवि हैं जिन्होंने कमरुद्दीन खां हुलास नामक श्रृंगार प्रधान एक ग्रंथ बनाया था, गंजन। हालांकि इन कवियों से प्राय ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं, कमतर ही पूछे जाते हैं। चूंकि आप प्रैक्टिस से कर रहे हैं तो कुछ न कुछ नई चीजें आपके सामने होनी चाहिए। तो आपने बातों ही बातों में कमरुद्दीन खां हुलास नामक श्रृंगार प्रधान ग्रंथ के बारे में जान लिया होगा कि गंजन कवि ने लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, खटमल बाईसी नाम की हास्य रस की एक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन दिया गया गंजन, अली मुहिब खां, मुकुट राय, रसिक सुमति। ठीक है, कई जगह सुमति लिखा हुआ है, सुमति लिखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान में रखिए दोनों शब्दों को, क्योंकि इतिहास ग्रंथ से ही हमने उठाया हुआ है। आप लोगों की किताब में क्या दिया हुआ है थोड़ा सा बताइएगा। खटमल बाईसी नाम की हास्य रस की कविता या पुस्तक किसने लिखी है? इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन बी, अली मुहिब खां। अली मुहिब खां नामक कवि ने खटमल बाईसी नामक हास्य रस की कविता लिखी हुई है। नाम से ही पता चल रहा है कि खटमलों के बारे में। खटमल खास प्रतीक के तौर पर है, अगर मैं कहूं कि ये शोषक के प्रतीक के तौर पर है तो गलत नहीं होगा। खून चूसने वालों का नाम खटमल कहा जा सकता है, खटमल बाईसी। यानी कि इसमें आपने रचनाओं के नामों को सुना होगा, पच्चीसी, पचासा, हजारा, इस तरीके से, रतन हजारा, ठीक है, सूर पच्चीसी, ठीक है, नयन पचासा, इस तरीके से रचनाओं का नाम सुना होगा। यहाँ पर खटमल बाईसी नाम से रचना लिखी गई, जो कि किसकी है? अली मुहिब खां की है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम प्रीतम है? उपनाम प्रीतम है, ऑप्शन दिया गया गंजन, अली मुहिब खां, मुकुट राय, रसिक सुभति। ठीक है, तो प्रीतम किसका उपनाम है? सही जवाब है ऑप्शन बी, अली मुहिब खां। अच्छा, कई बार पूछा जा सकता है कि किसका प्रीतम का वास्तविक नाम क्या है, यह भी पूछा जा सकता है। प्रीतम का वास्तविक नाम क्या है? तो नाम हो गया अली मुहिब खां। चीज ध्यान में रखिए। तो उस समय एक कवि के तौर पर थे, और अगर आप थोड़ा फिल्मी गानों में ध्यान रखते होंगे तो प्रीतम नाम के एक गीतकार भी। ठीक है, तो यहाँ पर बस ऐसे ही मैं कोरिलेट कर रहा हूं ताकि आप ध्यान में रखिए कि प्रीतम उपनाम से लिखा करते थे अली मुहिब खां। रीतिकालीन कई ऐसे कवि हैं जिनके की उपनाम रहे, जैसे रसलीन का नाम आपने जरूर सुना होगा। अगला प्रश्न है कि भिखारी दास की रचना नहीं है, भिखारी दास की रचना कौन सी नहीं है?
ऑप्शन दिया गया रस सारांश, छंदारव पिंगल, काव्य निर्णय, काव्य सरोज। कौन सी ऐसी रचना है जो कि भिखारी दास की नहीं है? तो इस प्रश्न का जवाब आपको देना बहुत आसान रहा होगा। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, काव्य सरोज। अभी हमने इसके बारे में ऊपर कुछ बतलाया कि काव्य सरोज किसने लिखा था और उसकी नकल काव्य निर्णय थी। तो भिखारी दास की रचना कौन सी नहीं है? ऑप्शन डी। बाकी ऊपर की तीनों रचनाएं आगे की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जरूर ध्यान में रखिए कि भिखारी दास की रचना है। रस सारांश काफी फेमस रचना, छंदारव पिंगल ये भी फेमस, काव्य निर्णय तो सबसे ज्यादा फेमस है। ठीक, अगला प्रश्न है भिखारी दास की रचना नहीं है। प्रश्न वही है, विकल्प केवल बदले हुए हैं। श्रृंगार निर्णय, नाम प्रकाश, छंद प्रकाश, नाममाला। कौन सी ऐसी रचना है जो कि भिखारी दास की नहीं है? सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, नाममाला नाम की जो रचना है वो भिखारी दास की नहीं है। बाकी काव्य निर्णय की तरह उन्होंने श्रृंगार निर्णय नाम की रचना की, नाम प्रकाश नाम की रचना की, छंद प्रकाश नाम की रचना की है। यानी कि आप देख रहे हैं जैसे काव्य शास्त्र में काव्य प्रकाश था तो लोगों के दिमाग में आया क्यों ना इसी तरीके से लिखा जाए। नाम प्रकाश आप देखेंगे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कोश से जुड़ी हुई चीजें जरूर बताई गई होंगी, और छंद नाम से पता ही चल रहा है कि छंदों के बारे में भिखारी दास ने चर्चा की होगी। तो इस टाइप से भी आप प्रश्नों को देखने का प्रयास कीजिए। अगला प्रश्न है कि शतरंज, शतिका और अमर प्रकाश किसके ग्रंथ है? ऑप्शन दिया गंजन, देव, भिखारी दास, श्रीपति। शतरंज, शतिका और अमर प्रकाश रचना है ऑप्शन सी, भिखारी दास द्वारा लिखी गई। ठीक है, ये भी रचनाएं प्राय परीक्षाओं में पूछी जाती रही हैं। खासतौर से शतरंज, शतिका आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। शतरंज की कहानी नाम से कहानी लिखा हुआ है, किसने लिखा है? आप लोगों के लिए मैं चलते चलते होमवर्क दे रहा हूं ताकि आपका दिमाग दौड़े। मेरा प्रयास क्या है कि आपका दिमाग हिंदी साहित्य का इतिहास से ही न जुड़ा रहे, बाकी चारों तरफ फैलता रहे। अगला प्रश्न है कि काव्य निर्णय किसके दरबार में लिखा गया था? काव्य निर्णय तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये भिखारी दास की रचना है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न ने मोड़ लिया है। इसी को कहा जाता है प्रैक्टिस सेट, इसी को कहा जाता है अभ्यास। ठीक है, अनुशीलन करना, खोज करना कि आपको तो पता है कि काव्य निर्णय भिखारी दास का है, लेकिन किसके दरबार में लिखा गया? ऑप्शन दिया गया पृथ्वी सिंह, हिंदुपति सिंह, भूपति सिंह, जसवंत सिंह। तो सही जवाब तक आप लोग पहुंच रहे होंगे, अपने इतिहास ग्रंथ के पन्नों को पलट रहे होंगे, पंक्तियों को खोज रहे होंगे कि आखिरकार हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, हिंदुपति सिंह नाम से दरबार रहे शासक। ठीक है, उनके दरबार में लिखा गया काव्य निर्णय। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि श्री मानन के भवन में भोग्य भामिनी और तीनहु को सुकिया में गरने सुख कवि सिरमौर। ठीक है, उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन दिया गया गंजन, देव, भिखारी दास, श्रीपति। तो यहां पर इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, भिखारी दास द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं। श्रीमानन के भवन में भोग्य भामिनी और तीनहु को सुकिया में गने सुकवि सिरमौर। तो बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है। ठीक है, एक तरीके से आप देखेंगे तो नायिका के बारे में बात कही जा रही है। अगला प्रश्न है कि अतः दास जी भी औरों के समान वस्तुतः कवि के रूप में ही हमारे सामने आते हैं। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? रीतिकालीन कवियों के बारे में कवि और आचार्य के बीच में क्या है? द्वंद है, लेकिन कौन ऐसे आलोचक हैं जिन्होंने दास जी, यानी दास जी का मतलब केशव दास नहीं है बल्कि यहाँ पर भिखारी दास है, भिखारी दास को किसने कहा कि वो कवि के रूप में ही हमारे सामने आते हैं? ऑप्शन दिया गया मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर नगेंद्र। किसने इस बात को कहा है? सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि तमाम प्रयासों के बावजूद, लक्षण ग्रंथों को लिखने के बावजूद भी जो भिखारी दास हैं वो कवि के रूप में ही हमारे सामने आते हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कवि ने भिन्न भिन्न देशों और जातियों की स्त्रियों के वर्णन के लिए जाति विलास लिखा जिसमें नाइन धोबिन सब आ गई थी? ऑप्शन दिया गया देव, भिखारी दास, मतिराम, भूषण। तो किस कवि ने जाति विलास नाम से रचना की थी? बहुत सारे विद्यार्थी सही उत्तर तक पहुंच रहे होंगे।
बहुत सारे विद्यार्थी ऊपर के प्रश्नों के पैटर्न के हिसाब से दूसरा उत्तर लगाकर बैठे होंगे और यहीं पर सीधे सीधे वो पकड़े गए कि वो गलत समझ रहे थे। इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। देव ने जाति विलास नाम से रचना की हुई है, जिसकी चर्चा हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में की थी। ठीक है, जाति विलास नाम की रचना देव ने की और उसमें भिन्न भिन्न देशों और जातियों की स्त्रियों के वर्णन के लिए लिखा था, जिसमें नाइन धोबिन सब आ गई थी। अगर देखा जाए तो जाति विलास नाम की जो रचना है वर्तमान दौर में जो विमर्शों का दौर है, स्त्री विमर्श के लिए कुछ उपयोगी हो सकती है, जिसमें उन्होंने जो हाशिए के समाज की रहने वाली स्त्रियां हैं उनको भी रखा, नाइन को रखा, धोबिन को रखा, बहुतों को रखा हुआ। तो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया, देव ने लिखा है। भिखारी दास कहीं कहीं देव से भी प्रभावित थे और उन्होंने क्या एक नया इसमें किया हुआ है उसको देखते हैं। रस सारांश में नाइन, नटिन, धोबिन, कुम्हारिन, बरइन आदि को किस रूप में रखा गया? रस सारांश जैसा कि हमने पहले ही बतलाया कि भिखारी दास की एक रचना है। तो जिस तरीके से जाति विलास में देव ने स्त्रियों को रखा, अलग अलग जातियों की स्त्रियों को, उसी तरीके से भिखारी दास ने भी लिखा है, लेकिन उन्होंने इन स्त्रियों को एक अलग कैरेक्टर के रूप में देखने का प्रयास किया। वो कैरेक्टर क्या है? नायिका, पटरानी, दूती, देवी, किस रूप में देखने का प्रयास किया है? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी है, दूती के रूप में देखने का प्रयास किया हुआ है रस सारांश अपने रचना में। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने कुल 25 प्रश्नों पर यहाँ पर चर्चा की। उम्मीद है कि ये 25 प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और आपकी तैयारी में जो भी निरंतरता होनी चाहिए उसको बनाने में कामयाब रहे होंगे। आप सभी के कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अब मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।